हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है और वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए गॉस की प्रमेय उपयोग में लाई जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन गॉस की प्रमेय से, गॉस के नियम से किया जाता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस की थ्योरम, इसको हमें आज समझना है। तो वैद्युत फ्लक्स को जानने के लिए हमें कुछ और पॉइंट जानने चाहिए। आपके चैप्टरों में शुरू में दिया भी है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो हम थोड़ा सा क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे पहले। ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्या है? सामान्यतः आज तक हम लोग क्षेत्रफल को अदिश रूप में पढ़े हैं, एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में पढ़े हैं, अदिश राशि के रूप में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए हमें क्षेत्रफल को एक सदिश रूप में पढ़ना है, सदिश राशि के रूप में पढ़ना है। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, सदिश के रूप में क्षेत्रफल को कैसे हम जानेंगे, इसकी आवश्यकता इसमें हमें पड़ेगी। तो क्षेत्रफल है क्या? क्षेत्रफल किसी समतल में स्थित एक ऐसे क्षेत्रफल की कल्पना करें जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो। किसी समतल में स्थित वह क्षेत्रफल जिसका परिमाण भी हो और जिसकी दिशा भी हो, उसे क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे। क्षेत्रफल में परिमाण भी हो और दिशा भी है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वह राशि सदिश राशि होती है। तो क्षेत्रफल में उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन यदि दोनों हो तो उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? उस तल पर खींचे गए लंब के अनुदिश बाहर की ओर। कैसे? तो यदि हम एक समतल ले लें, एक ये समतल में कोई एक इस तरह का क्षेत्रफल ले लें, ये, तो इसकी एरिया कैपिटल ए होगी, इसके क्षेत्रफल के बराबर इसकी एरिया हो गई। लेकिन यदि इस पर लंब खींचा जाए, ये तल कुछ इस तरह से लिया गया है, एक तल इस तरह से लिया गया और इस तल पर लंब खींचे, तो ये लंब तल के अभिलंब बाहर की ओर इस तरह से लंब खींच दें ऐसे, तो इसके तल पर खींचा गया जो लंब आ जाएगा ऐसे आ जाएगा इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर n का प्रयोग किया जाता है। तो यदि कोई समतल में क्षेत्रफल कैपिटल A लिया जाए, जिस तल पर बाहर की ओर खींचे गए लंब को यूनिट वेक्टर n बता रहा है, ऐसे खींच दिया जाए, तो इसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे और वेक्टर A के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस वेक्टर A का परिमाण भी होगा और डायरेक्शन। वेक्टर A का परिमाण क्या होगा? तो परिमाण होगा मॉड ऑफ वेक्टर A। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर A, क्योंकि इसमें दोनों चीज है, परिमाण भी दिशा भी है। तो परिमाण तो हो गया, दिशा, तो दिशा इसकी किधर है? तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में, जिसे यूनिट वेक्टर n बता रहा है। ये मॉड ऑफ वेक्टर A को हम केवल चाहें तो A लिख सकते हैं और ये यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर n क्या है? इस तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण 1 होता है। ये डायरेक्शन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब ये कोई समतल में स्थित क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल A के बराबर, परिमाण A के बराबर, बाहर की ओर खींचा गया लंब n के द्वारा दिखाया गया, तो ये एक क्षेत्रफल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी तल इस तरह से ले लिया जाए, ऐसे कोई तल ले लेते हैं इस तरह से। कैसे ये तल है? तो बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ये तल है, इस तरह से, ऐसे ये तल है। तो इस पर क्षेत्रफल तो इसके बराबर होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इस पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में, जैसे ये मार्कर हमने लगा दिया, तो ये जो मार्कर की
डायरेक्शन जो जा रही है यही यूनिट वेक्टर को बताएगी और ये इस लिए गए क्षेत्रफल की डायरेक्शन को बताएगी। तो यदि इस पर खींचा गया लंब ऐसे है, ये है यूनिट वेक्टर इसका क्षेत्रफल यदि ए के बराबर है तो ये बताएगा यही वेक्टर ए है ऐसे। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? किसी क्षेत्रफल समतल में स्थित वह क्षेत्रफल जिसमें परिमाण भी हो और उसकी दिशा भी हो तो उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्षेत्रफल के तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल वेक्टर का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में करते रहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिखाएंगे और उसकी डायरेक्शन भी दिखाएंगे। अच्छा, आगे एक चीज़ और हमें प्रयोग करना है इसमें, घन कोण, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो घन कोण क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। घन कोण ये कुछ पॉइंट हैं, इनको जानना जरूरी है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, कोण को सामान्यतः ऐसे भी हम पढ़े थे। अगर ये कोई वृत्त होता है, एक वृत्त बनाया जाता है जिसका केंद्र O ले लेते हैं, तो वृत्त के चाप पर स्थित वृत्त की परिधि जो है, परिधि पर दो बिंदु ले लें तो ये वृत्त का चाप बनेगा और ये चाप जो इस केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को समतलीय कोण कहते हैं। ये दो रेखाओं के बीच में चाप पर लिए गए दो बिंदुओं से केंद्र O को हमने मिलाया, यहाँ पर कोण बना, जो कोण बना ये समतलीय कोण है। थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इस कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतलीय कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन। रेडियन में हम कोण को मापे हैं। इसकी त्रिज्या यदि r के बराबर हो, ये चाप AB के बराबर है, तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतलीय कोण कहलाता है, मात्रक इसका रेडियन होता है। यदि इस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ जाए तो यह चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे एक रेडियन कहते हैं। वन रेडियन की परिभाषा हम लोग पीछे पढ़े थे। तो वन रेडियन क्या है? यदि इस वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो ये चाप जो केंद्र पर कोण बनाएगा वह एक रेडियन कहलाएगा। तो ये तो समतलीय कोण है, लेकिन हमें घन कोण के बारे में पढ़ना है। घन कोण क्या होता है? घन कोण में कोई गोला ले लेते हैं, एक गोला जिस तरह से गेंद की आकृति है, स्फीयर, तो एक गोले की बात करते हैं। किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, जैसे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, r रेडियस का अगर गोला लिया जाए, तो किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है उसे घन कोण कहते हैं। किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण समतलीय कोण होता है, रेडियन में व्यक्त करते हैं उसको। लेकिन किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे समझना है हमें। इसका प्रयोग प्रकाश समिति में भी है। फोटोमेट्री, प्रकाश वाला खंड जब पढ़ा जाएगा तो उसमें आएगा। घन कोण की वहाँ पर ज़रूरत है। और फिर यहाँ भी हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए घन कोण की ज़रूरत पड़ेगी। घन कोण है क्या? तो एक गोला और उस गोले के द्वारा, उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, जो कोण बनाया जाएगा उसे घन कोण कहते हैं। परिभाषा लिखने के लिए कह दिया जाए तो किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। थोड़ा इसे समझने का प्रयास हम करें। एक गोले की बात करें, यहाँ पर हम एक गोला ले लेंगे। एक गोला, वृत्त नहीं बल्कि गोला।
बनाएंगे ऐसे, देखने में जैसे वृत्त लग रहा है, लेकिन ये आकृति एक गोले की आकृति है। एक ये गोला हो गया। अब ये गोले का जो केंद्र होगा, हमने माना इस गोले का केंद्र होगा O, इस गोले का केंद्र O हो गया। त्रिज्या इसकी स्मॉल r के बराबर मानेंगे। अब यदि इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा भाग लिया जाए, गोले के क्षेत्रफल पर लिया गया भाग, अगर गोले का क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर है तो गोले के क्षेत्रफल पर लिया गया जो सूक्ष्म भाग होगा, अगर गोले के क्षेत्रफल को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे तो गोले के पृष्ठ पर जो लिया गया छोटा सा भाग होगा, उस छोटे से भाग को हम डेल्टा A से प्रदर्शित कर सकते हैं या इसको dA के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा एलिमेंट, एरिया का जो एक एलिमेंट है, क्षेत्रफल का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेने जा रहे हैं। ऐसे एक हमने एलिमेंट ले लिया, ये गोला पूरा है, उस गोले पर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उस गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इस क्षेत्रफल को हम dA के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। गोले की त्रिज्या r है, तो केंद्र O से इस क्षेत्रफल अवयव के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो दूरी केंद्र से उसकी समान होगी r के बराबर। ये क्षेत्रफल अवयव ये पूरा भरा हुआ गोला है, ऐसे ये रहेगा। तो इसी पर हमने छोटा सा एक क्षेत्रफल इस तरह से लिया है, ये dA इस तरह से लिया है, तो dA के हर एक बिंदुओं को O से मिलाएंगे तो मिलाने वाली जो दूरी होगी हमेशा त्रिज्या r के ही बराबर होगी। और इस गोले की हर एक बाउंड्रीज को, इसकी परिसीमा को, ऐसे इसकी परिसीमा को, गोले की परिसीमा को, गोले की बाउंड्री को, जो ये गोले का जो अवयव लिया गया, इस अवयव की बाउंड्री को, इसकी परिसीमा को, हर एक बिंदुओं को यदि O से मिलाया जाए, ऐसे O से मिलाया जाए, ऐसे मिलाया जाए, हर एक बाउंड्रीज को मिलाया जाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसी कोण को d ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और इस अवयव के द्वारा केंद्र पर बना ये d ओमेगा कोण घन कोण कहलाएगा। तो किसी गोले के क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर बना जो कोण है ये घन कोण d ओमेगा है और इस घन कोण d ओमेगा को dA बटे r स्क्वायर से लिखते हैं। ये घन कोण d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर, ये सूत्र है। जो क्षेत्रफल होता है वह त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि क्षेत्रफल हमने पढ़ा है a बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे पढ़े। तो जो गोले का क्षेत्रफल है गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो गोले के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात एक नियतांक होता है और ये नियतांक यहाँ पर घन कोण d ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गोले के क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बना वो घन कोण d ओमेगा बनेगा dA बटे में r स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल अवयव से जो कोण बना वो d ओमेगा है, क्योंकि ये क्षेत्रफल अल्पांश है dA, तो यहाँ पर घन कोण d ओमेगा बना। अगर पूरे गोले के क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल a हो जाएगा, तो घन कोण ओमेगा बन जाएगा और ओमेगा बराबर a बटे r स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये क्षेत्रफल का एक अवयव dA है, उसके द्वारा गोले के केंद्र पर बना घन कोण d ओमेगा होगा और d ओमेगा बराबर dA बटे में r स्क्वायर लिखा जाएगा। तो एक ये सूत्र के रूप में देखें तो ये सूत्र बना। अब यदि यहाँ पर भी हम करें, यदि dA की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर हो जाए, यानी गोले के पृष्ठ पर लिया गया क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल है वह गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर dA का मान भी r स्क्वायर लिखा जाए। r स्क्वायर कैंसिल होगा तो d ओमेगा की वैल्यू 1 स्टेरेडियन आएगी, स्टेरेडियन। तो इससे हम कहें कि एक स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि यदि गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव, यदि गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो
उस अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है या एक स्टेरेडियन होता है। क्या चीज? यदि गोले के पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो वह अवयव गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा, जो घन कोण बनाएगा, वह एक स्टेरेडियन कहलाता है। आगे बताए हैं कि ये तो क्षेत्रफल अवयव के द्वारा कोण बना है डी ओमेगा। अगर पूरे गोले के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे गोले के क्षेत्रफल को हम चेंज करेंगे तो डी ए जो रहेगा, यदि पूरे क्षेत्रफल पर जाएंगे तो ए बन जाएगा, तो जो घन कोण जो डी ओमेगा बना था ये घन कोण ओमेगा बन जाएगा। ऐसी स्थिति में घन कोण को लिख सकते हैं ओमेगा बराबर ए बट्टे आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये घन कोण हो गया ऐसे, क्योंकि गोले की त्रिज्या r के बराबर ली गई है, गोले की त्रिज्या को r के बराबर हमने लिया है, इसलिए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ओमेगा का मान क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो ये घन कोण को जाने। थोड़ी सी बात घन कोण में और भी है, उसको देख लेते हैं। घन कोण में कुछ बातों को और देखते हैं। यहाँ पर देखें, यदि हम कोई क्षेत्रफल अवयव ले लें इस तरह से, इसको डी ए के द्वारा रिप्रेजेंट करें, ये क्षेत्रफल डी ए है, ये डी ए है, तो इस पर जानते हैं ये अभिलंब n इस दिशा में होगा और ये वेक्टर डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर में हमने अभी इसको पढ़ा है। यदि इस गोले के केंद्र को यहाँ से दिखाया जाए, ये गोले का केंद्र O हो, तो O को इस पॉइंट से मिलाने वाली, O को इस क्षेत्रफल अवयव के इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर ऐसे इस तरह से O को, अगर ये पॉइंट कोई P हो तो O को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर घन कोण डी ओमेगा होता है, इस डी ओमेगा की वैल्यू आती है, डी ओमेगा की वैल्यू डी ए बटे आर स्क्वायर। ऐसे ये तब कंडीशन है जब O को P से मिलाने वाली जो क्षेत्रफल अवयव था उससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी जिस दिशा में वेक्टर dA है उसी दिशा में यूनिट वेक्टर n है, ये O से P को मिलाने वाली रेखा उसी दिशा में है, तो ऐसी कंडीशन में घन कोण डी ओमेगा का मान dA बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक कंडीशन और, इस कंडीशन में देखें, इसके लिए लिख दिए हैं ये डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, ये चीज़ आया। लेकिन कुछ पृष्ठ अलग तरह से हो, कुछ इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो, ये देखें, ये पृष्ठ कुछ इस तरह से ले लिया जाए और ओ बिंदु यहाँ हो, एक ये तिरछा पृष्ठ यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो O को इससे मिलाने वाली रेखा ऐसे आएगी, यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन ऐसे आ गई, इस तरह से आ गई, और जो ये क्षेत्रफल अवयव dA लिया गया है, ये जो क्षेत्रफल अवयव है इसको हम dA से रिप्रेजेंट किए हैं,
इसके तल पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है, तो इसके तल पर खींचा गया जो लंब है वो ऐसे आएगा, ये DA आएगा ऐसे। यहां पर जिस दिशा में वेक्टर DA था उसी दिशा में वेक्टर n था। O से इस क्षेत्रफल अवयव को मिलाने वाली रेखा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये दोनों एक ही दिशा में थी, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में नहीं, इनके बीच में कोई कोण बन रहा है। ये कोण कितना बना, थीटा ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये सीधा था, n और d ये सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर घन कोण d ओमेगा बराबर DA/r² था। लेकिन इस स्थिति में ये कोण घन कोण का मान यहाँ पर क्या आएगा, इसको जानना चाहते हैं। ऐसे इसको मिला दिए ऐसे। तो ये क्षेत्रफल दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, ये सीधा है तो क्षेत्रफल DA/r², लेकिन इस तरह से अगर हो जिसमें यूनिट वेक्टर n और DA के बीच कोण थीटा बन जाए, तो अब हम जानना चाहेंगे कि केंद्र O पर घन कोण कितना बनेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए त्रिज्या r यहाँ भी थी, यहाँ भी त्रिज्या r लिए थे, यहाँ भी त्रिज्या हम r ले रहे हैं। O से इस क्षेत्रफल अवयव की यहाँ की जो दूरी है वो r के बराबर है। O से यहाँ की जो दूरी थी P की वो r थी। अभी यह P बिंदु अगर माना जाए तो O से P तक की दूरी r के ही बराबर है। अंतर क्या है, क्षेत्रफल यहाँ सीधा था और यहाँ पर ऐसे तिरछा करके DA को हमने अलग डायरेक्शन में कर दिया है। तो यहाँ घन कोण कितना बनेगा, इसका मान जानना चाहते हैं। इसके लिए करेंगे क्या कि त्रिज्या r का एक गोला खींचेंगे, एक गोलीय पृष्ठ खींचेंगे। तो एक गोलीय पृष्ठ त्रिज्या r का खींचेंगे, चूंकि O से इस बिंदु P अगर लेते हैं तो O से P की दूरी r है, तो एक गोला खींचेंगे तो ये P बिंदु से होकर के गुजरेगा। जब P बिंदु से होकर गुजरेगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से जाएगा, ये गोला ऐसे होकर के जाएगा। और उसी गोले पर क्षेत्रफल DA जितना लिए थे उतना क्षेत्रफल पुनः यहाँ पर ये लिया जाए, इस तरह से क्षेत्रफल अवयव इसको बना लिया जाए, ऐसे बना लिया जाए। तो ये बाहर नहीं बनाएंगे, अंदर ही ऐसे ये बना लिया जाए ऐसे। तो इसकी वैल्यू DA है, इसकी वैल्यू अब क्या होगी। अब ये जो थीटा जो एंगल बना है वो कैसे आया, वो ऐसे देखिए, नीचे वाला ऐसे तिरछा है, ये वाला ऐसे सीधा बन गया। ये वाला जो तिरछा है इस पर DA और n के बीच कोण बनेगा, लेकिन ये वाला जो अवयव जो डॉटेड हमने दिखाया है इस पर देखेंगे तो O से P को मिलाने वाली रेखा और n एक ही दिशा में आएगी, DA उसी दिशा में होगा। तो इसके लिए पुराना वाला सूत्र हम लगा सकते हैं, लेकिन इसके क्षेत्रफल का मान हमें जानना होगा कि ये क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा। ये जो डॉटेड वाला हमने लिया है यहाँ पर, तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखें n और DA के बीच एंगल थीटा है। अब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसे आएगा, वो एंगल इस तरह से, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो थीटा के ही बराबर आएगा। जितना ये एंगल थीटा होगा उतना ही इनके बीच में ये एंगल आएगा, क्योंकि इसको जैसे जैसे DA वाला जो दिखा है इसको हम ऊपर की ओर बढ़ाते जाएंगे, तो ये जैसे जैसे DA वाला n के तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये गोला सीधा होकर के डॉटेड वाला के समीप पहुंचता जाएगा। जब DA n पर पहुंच जाएगा तो ये वाला जो कंटिन्यूअस वाला जो गोला है वो डॉटेड वाले गोले के ऊपर आ जाएगा, यानी इस कंटिन्यूअस वाला और डॉटेड वाला गोला के बीच वही एंगल बनेगा जो यहाँ पर एंगल बना है। तो कैसे ये दिख लें, इसको समझ लें। ये एक तरह से जाने कि ये कंटिन्यूअस वाला गोला ऐसे है, केवल हम एक रेखा के रूप में देख लेते हैं। तो ये कंटिन्यूअस वाला गोला ऐसे है और जो सीधा वाला गोला है वो ऐसे है, ये सीधा वाला गोला है, एंगल बना है यहाँ पर थीटा। तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आएगी DA cos थीटा ऐसे। जब इसकी वैल्यू DA cos थीटा आ गई, DA cos थीटा, अगर ये DA cos थीटा आ गई तो जैसे सीधा वाला जो क्षेत्रफल था DA था तो केंद्र O पर d ओमेगा बराबर DA/r² बना था। अब इसका ये प्रक्षेप है,
इसका प्रक्षेप, अब DA का जो प्रक्षेप है वो DA cos थीटा मिला। ये DA cos थीटा कितना O पर कोण बनाएगा, यहाँ पर घन कोण, तो d ओमेगा का मान आएगा DA cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये सूत्र बना। ऐसे सीधे सीधे हम लोग समझेंगे कि अगर यूनिट वेक्टर n और DA सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्षेत्रफल DA बटे में r स्क्वायर घन कोण बनेगा। लेकिन इस तरह से तिरछा आ जाए, कोई कोण बन जाए, तो जब कोण बन जाएगा तो उसका फार्मूला DA cos थीटा अपान r स्क्वायर लिखेंगे। और इसी d ओमेगा को चाहें तो लिख सकते हैं DA डॉट n बटे r स्क्वायर, क्योंकि A डॉट B बराबर AB cos थीटा, तो वेक्टर DA डॉट n बटे r स्क्वायर को हम d ओमेगा के द्वारा लिख सकते हैं। तो घन कोण हो गया। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, गोले के केंद्र पर पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब कोई गोला लिए थे, उस गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव DA लिए थे, तो उस अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर कोण DA बटे r स्क्वायर बनेगा। यदि DA का मान r स्क्वायर के बराबर, यानी यदि क्षेत्रफल अवयव DA की वैल्यू गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो वह अवयव गोले के केंद्र पर एक स्टेरेडियन घन कोण अंतरित करता है। ये जब क्षेत्रफल अवयव लिए हैं तो DA लिए हैं। पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो DA का मान A के बराबर आ जाएगा, पूरे घन कोण का मान ओमेगा के बराबर आ जाएगा। तो d ओमेगा को ओमेगा लिख देंगे, DA को A लिख देंगे, r स्क्वायर अपने जगह पर है, तो ओमेगा बराबर A बटे r स्क्वायर। ये गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण है। ओमेगा बराबर A बटे r स्क्वायर। चूंकि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो A की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब यदि क्षेत्रफल अवयव DA O बिंदु से r दूरी पर लिया जाए, सीधा n और DA सीधे डायरेक्शन में हो तो ये सूत्र लगेगा, और तिरछा इस तरह से ले लिया जाए तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग करते रहेंगे। ये घन कोण हो गया, तो क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण को हमने यहाँ पर समझ लिया है। आगे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिए। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब हम समझना चाहेंगे। घन कोण और क्षेत्रफल वेक्टर हमने पढ़ लिया। अब एक मेन हेडिंग यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानेंगे। ये पूरा जो चैप्टर चलेगा, इस पूरे चैप्टर में केवल 2 बातें आएंगी। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करनी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना एक सूत्र के आधार पर, इसकी परिभाषा के आधार पर करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना फिर गॉस की प्रमेय के आधार पर करेंगे। इस एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना इसकी परिभाषा से, एक गॉस की प्रमेय से करेंगे। हमेशा 2 समीकरण मिलते रहेंगे, उन समीकरणों का प्रयोग करके और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो अब हम वैद्युत फ्लक्स समझने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पूरा चैप्टर 2 परिभाषाओं पर रहेगा, एक इस पर एक इस पर। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है। हम पढ़े हैं इसके पहले कि वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन वैद्युत बल रेखाओं से होता है। वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में समांतर और समदूरस्थ होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। लेकिन यदि किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं घनी हों, कहीं पर विरल हों, कहीं नज़दीक नज़दीक हों, कहीं दूर दूर हों, कुछ इस तरह से हों, ऐसे हों, ऐसे हों, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं जाएं। यहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, तो यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर होगा और यहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है, निर्बल होता है। ऐसे कुछ हमने ऐसा पढ़ा है। अब हमें वैद्युत फ्लक्स जानना है। वास्तव में वैद्युत फ्लक्स है क्या? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया जाए,
एक कोई ये पृष्ठ रख दिया जाए, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, उसमें हम ऐसे पृष्ठ रख दें तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुजरने की माप ही वैद्युत फ्लक्स है। अगर किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज़्यादा है। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप, यही क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप कर लें तो वही मापन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसको समझना चाहते हैं। इसको समझने के लिए एक दो तीन बातों को यहाँ पर बहुत ध्यान से हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये बल रेखाओं को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो एक समान नहीं है। कैसा है? ये वैद्युत फ्लक्स असमान है। असमान माने, असमान होने का मतलब क्या चीज़? असमान होने का मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर घनी हैं और कहीं इधर दूर दूर हैं। इधर घनी है तो इधर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है और इधर निर्बल है, अर्थात यहाँ पर असमान वैद्युत क्षेत्र है। तो इस असमान वैद्युत क्षेत्र में हम यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं। एक काल्पनिक पृष्ठ कुछ इस तरह से हमने बना लिया ऐसे। इस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कैपिटल ए के बराबर होगा। इसका पूरा क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए के बराबर ले लिया। यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं कुछ इस तरह से। असमान वैद्युत क्षेत्र ये है क्योंकि यहाँ बल रेखाएं नज़दीक हैं, यहाँ पर दूर हैं। तो जानना चाहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं। तो गणना करने के लिए उपाय है कि यहाँ पर इस क्षेत्रफल पर एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव का हम विचार करते हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव की गणना यहाँ पर ऐसे एक क्षेत्रफल अवयव पर विचार करेंगे, कल्पना करेंगे। अब ये जो क्षेत्रफल अवयव है इसको हम dA के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में होता है dA ऐसे। इसकी डायरेक्शन किधर होगी क्षेत्रफल वेक्टर की? तो क्षेत्रफल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इस क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए लंब के अनुदिश होगी। मानते हैं इस पर खींचा गया जो लंब है वो किधर है, दिखा देते हैं ऐसे ऐसे। तो इस पर खींचा गया लंब किधर है, ऐसा मानते हैं कि इसके तल पर खींचा गया लंब इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा। तो इसके तल पर जो खींचा गया लंब होगा वही इसके डायरेक्शन को बताएगा, यानी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर n को बताएगा ऐसे। जो ये क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन इस दिशा में है। इस क्षेत्रफल अवयव की एरिया बहुत कम है। पूरे जो क्षेत्रफल लिए थे उस पर तो वैद्युत बल रेखाएं कहीं घनी पड़ी थी, कहीं दूर दूर थी, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र असमान था। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी सी एरिया लिए हैं, तो बहुत छोटी सी एरिया लेने पर ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ से बल रेखाएं समान तरह से होकर के गुजरेंगी, अर्थात न दूर न पास, एक समान रूप से होकर के गुजरेंगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान माना जा सकता है और हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल E बराबर मान लिया। तो इनके बीच में एक एंगल भी बन रहा है, ये एंगल जरूरत पड़ेगी तो थीटा मान सकते हैं ऐसे। तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? तो इसका वैद्युत फ्लक्स होता है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है d फाई ई। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिए हैं, तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को d फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लक्स इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है आगे हमें, तो ये फाई m के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो d फाई ई की वैल्यू क्या होती है? तो परिभाषा कहती है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये होता है, ये वैद्युत फ्लक्स है ऐसे।
इस क्षेत्रफल अवयव का मान ये क्षेत्रफल है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वहाँ पर इन दोनों के अदिश गुणन को d फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अदिश राशि है इसलिए इनके बीच में अदिश गुणन है, डॉट प्रोडक्ट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA के अदिश गुणन के बराबर वैद्युत फ्लक्स होता है। इस तरह से इसका प्रयोग हम बार बार करते रहेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमेशा इसका उपयोग करेंगे। चूंकि ये पहली बार हमने उपयोग किया है, थोड़ा सा आपको हो सकता है असुविधा हो, लेकिन ये काम बार बार करते रहने पर हम बार बार यही चीज़ दोहराते रहेंगे तो आपको ये फिर ये बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। तो हम जानना चाहते थे कि कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव dA से, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल अवयव dA लिए हैं, तो E डॉट dA के बराबर। ऐसा हो सकता था कि जिस दिशा में ये dA था उसी दिशा में ये वेक्टर E भी हो जाए, या जिस दिशा में वेक्टर E है उसी दिशा में वेक्टर dA आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में E dA बीच में कोण थीटा बनेगा, तो E dA cos 0, तो E dA के बराबर आ जाएगा। थीटा अगर है तो E dA cos थीटा के बराबर। तो ये छोटे से क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स यानी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है और d फाई ई से रिप्रेजेंट होगा। E डॉट dA इसकी वैल्यू होगी। अगर हम संपूर्ण जो काल्पनिक पृष्ठ लिए थे इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जानना चाहें तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर, इसका इंटीग्रल कर देंगे एरिया पर, क्षेत्रफल पर। इसको सरफेस इंटीग्रल कहेंगे, सरफेस इंटीग्रल। तो ये सरफेस इंटीग्रल और d फाई ई की वैल्यू क्या, E डॉट dA, ऐसे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ये आ गया ऐसे। इसको हम लोग याद रखेंगे, यही है समीकरण 1। ऐसे बार बार इसका उपयोग हम लोग करेंगे। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करनी है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का कैलकुलेशन करना है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने क्या चीज, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की क्या संख्या है, उसकी माप हम कैसे करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो अगर हमें किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो गणना करने के लिए क्या करेंगे, उस पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव लेंगे, वहां पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वहां का क्षेत्रफल अवयव जो रहेगा, क्षेत्रफल वेक्टर जो रहेगा, उसी का अदिश गुणन वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब संपूर्ण से निकालना रहेगा तो उसका इंटीग्रल कर देंगे। इस चीज को हम कहेंगे क्या, ये क्या है, जहां ये क्या चीज लिखा है, जहां ये चीज क्या है, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। इसको कहते हैं पृष्ठ समाकलन, पृष्ठ समाकलन। ऐसे अब यदि जो लिया गया गोला है, जो लिया गया पृष्ठ है, अगर वो पृष्ठ एक गोले की तरह से हो, एक गुब्बारे की तरह से हो, एक बंद पृष्ठ लिया जाए, गुब्बारे के रूप में लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर, इसको लिखने का तरीका ये है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस। अगर बंद पृष्ठ लिया जाए तो यहाँ पर जैसे बनाए थे इस तरह से ए पर लगाए थे और यहाँ पर ये पूरा कर लेंगे, इस तरह से गोला लगा देंगे, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा और इसको हम वेक्टर E डॉट dA से रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, इस तरह। ये आ गया। कोई पृष्ठ है तो E डॉट dA, अगर बंद पृष्ठ है तो उसका तरीका ये है, E डॉट dA वही चीज है जो पहले हमने लिया था। तो ये तरीका है वैद्युत फ्लक्स की गणना करने का। कहीं भी हमें किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमें वहां पर जानना होगा क्षेत्रफल क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और ये अगर जान गए तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो उस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। संपूर्ण से निकालना है तो उसका इंटीग्रल कर देंगे, संपूर्ण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको निश्चित रूप में आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज और कि अगर ये बंद पृष्ठ रहेगा तो ये इस तरह से बना करके गोला कर लेंगे। अब बंद पृष्ठ में यदि वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान किस चिन्ह से लिखा जाएगा, इसका साइन कन्वेंशन क्या है। तो यदि किसी पृष्ठ
कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई को धन चिन्ह से लिखेंगे, और यदि बंद पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करते हुए दिखाई गई हैं तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक लिखेंगे। फाई ई का मान धनात्मक, ऋणात्मक। कब धनात्मक, कब ऋणात्मक? यदि पृष्ठ के अंदर से बल रेखाएं, ये बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से ये बल रेखाएं ऐसे निकली हैं, ऐसे दिखाई गई हैं, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, ऐसे पॉजिटिव लिखेंगे। और यदि ये पृष्ठ है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही हैं, ऐसे ये प्रवेश की हैं, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई को हम लोग निगेटिव लिखेंगे। ये इसका चिन्ह ध्यान देंगे। अब इसी में थोड़ी सी बात और बता देते हैं आपको। एक फिगर ये हम लोग देखे हैं, इसका प्रयोग करेंगे। एक बात और देख लेते हैं, इसको हम लोग नोट में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। एक हम समतल पृष्ठ की बात करते हैं। समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ बिल्कुल जिस तरह से आपकी किताब या कॉपी का पन्ना ऐसे पेज होता है, इस तरह से, ये एक समतल पृष्ठ। और वह समतल पृष्ठ यहाँ पर हम ऐसे दिखा दिए, ऐसे। एक ये समतल पृष्ठ हो गया। ये समतल पृष्ठ इस तरह से रखा है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे नीचे से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ऊपर से निकलेंगी। अगर ये समतल पृष्ठ बिल्कुल सीधा होगा तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी और इससे सीधे ऊपर गुजरेंगी। तो ये जो समतल पृष्ठ होगा, इस समतल पृष्ठ के तल पर बाहर की ओर खींचा गया लंब सीधे ऊपर डायरेक्शन में आएगा। अब वैद्युत बल रेखाएं भी सेम डायरेक्शन में आएंगी, तो क्षेत्रफल वेक्टर DA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगी, उनके बीच का कोण 0 बनेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा स्थान है जहां पर वैद्युत बल रेखाएं कुछ तिरछा होकर के गुजर रही हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे ये वैद्युत बल रेखाएं होकर जा रही, इस तरह से ये वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये हमने मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। ऐसे जो इसका पूरा क्षेत्रफल है वो कैपिटल A के बराबर है। ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसे होकर के जा रही हैं, ऐसे नीचे से गई हैं और तिरछा जा रही हैं, ऐसे क्षेत्रफल है। ये बल रेखाएं तिरछा ऐसे जा रही हैं, बल रेखाएं हमेशा यहाँ से तिरछा होकर के ऐसे तिरछा निकल रही हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे तिरछा इस तरह से हो गई। लेकिन जो ये तल लिया गया, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो ये तल पर एक छोटा सा अवयव लेकर के देखें, ये हमने छोटा सा एक अवयव ले लिया। इस अवयव को हम DA से रिप्रेजेंट करेंगे और इस क्षेत्रफल अवयव DA की डायरेक्शन किधर होगी, तो इसके तल पर खींचे गए लंब की दिशा में बाहर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसे ये DA की डायरेक्शन आएगी। ये वेक्टर DA, इसको ऊपर हटा देते हैं, देखिए, तो ये वेक्टर DA ऐसे, और यहाँ पर एंगल थीटा बन जाएगा। अगर ये समतल ऐसे होता, इस तरह से ही होता, ऐसे ये होता, बल रेखाएं बिल्कुल सीधे गुजरी होती, ये बल रेखाएं बिल्कुल सीधे इस तरह से गुजरी होती, ऐसा मान लें, इस तरह से ऐसे DA, बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E किस तरह से, ऐसे होती, ऐसे होती, और इसके तल पर जो क्षेत्रफल लेते, ये मानते क्षेत्रफल DA लेते, इसको DA लेते, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो तल पर खींचे गए लंब की दिशा में, तो DA इसी दिशा में आ जाती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का अंतर समझ में आ रहा है। अगर बल रेखाएं तिरछा हैं तो DA की डायरेक्शन E के बीच एंगल बन गया। यहाँ पर अगर ये समतल पृष्ठ है, वैद्युत बल रेखाएं सीधे ऐसे ही गुजर रही हैं, तो यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा, जिधर E होगा उधर ही DA होगा, तो E और DA के बीच में डायरेक्ट एंगल थीटा बराबर 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पर थीटा बनेगा यहाँ पर इस तरह से। तो हम जानना चाहते हैं, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं, तो ये वैद्युत फ्लक्स होगा कितना, बिल्कुल जैसे पहले हम पढ़े हैं। क्या चीज़, किसी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, तो उस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, जैसा सूत्र हमारे सामने है, d फाई E बराबर यहाँ का वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल अवयव DA के अदिश गुणन के बराबर होता है।
ये तो इस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो संपूर्ण से कितना होगा? जब संपूर्ण से निकालना है, चूंकि समतल पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ नहीं है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए ऐसे। ई और डी ए के बीच में एंगल यहाँ पर थीटा है, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाएं तो ई डी ए कॉस थीटा बराबर ई कॉस थीटा बाहर निकालेंगे और यहाँ आया डी ए ऐसे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है तो ई को बाहर कर दिए, cos थीटा बाहर हो गया, डी ए का इंटीग्रल ए होता है। डी ए का मतलब ऐसे समझ लेंगे, ये डी ए है, ये छोटा सा लिए तो डी ए, तो संपूर्ण कितना? तो कैपिटल ए। डी ए छोटे छोटे अवयव को मिला करके ही ए का निर्माण हुआ है। इंटीग्रल डी ए का मान भी हमने पढ़ा है ए होता है, तो इंटीग्रल डी ए का मान ए आ जाएगा, तो आया ई cos थीटा इंटू ए। तो फाई ई को क्या लिख सकते हैं? फाई ई को लिखेंगे ई ए cos थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स हो गया ऐसे। तो किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ई ए cos थीटा होगा। और यहाँ पर चूंकि थीटा का मान 0 था, यानी वहाँ पर कितना वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा? तो फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर थीटा 0 है। तो ये वैद्युत फ्लक्स आ गया है। इसी का प्रयोग करेंगे हम, बार बार इसका उपयोग करते रहेंगे, इस चैप्टर में इसका प्रयोग होता रहेगा और इसको समझेंगे हम आगे फिर। हाँ, यहाँ इसका अगर मात्रक पूछा जाए वैद्युत फ्लक्स का तो ये बिल्कुल आसान है। मात्रक इसका क्या होगा? फाई ई का मात्रक क्या होगा? फाई ई बराबर ई ए। मात्रक इसका क्या होगा? बराबर ई का मात्रक पढ़े हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इसका क्या आया? मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक आ गया। विमीय सूत्र न्यूटन के लिए m/L/T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L², कूलाम के लिए AT बराबर m/L/3 और L3 T-3 और A-1 ऐसे। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो हम आज पढ़ लिए क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं इसको जान लिए, वैद्युत फ्लक्स को पढ़ लिए, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और इनके विमीय सूत्र। कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। एक बार पुनः इसको देखते हुए दोहराते हुए गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज हमारा क्लास यहीं पर ओवर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।